नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुजा तनु आज पंजाब केसरी के मंच पर पहली बार ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ, जिनसे मिलकर आपके ना सिर्फ रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बल्कि आपको शासन, प्रशासन और सरकार पर गुस्सा भी आएगा। ये शख्सियत ना कोई नेता है, ना कोई राजनेता है, ना कोई अभिनेता है, ना ही कोई सिंगर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना कोई ये पुरुष हैं और ना ही महिला हैं। ये समाज में ठुकराए हुए वो इंसान हैं जिन्हें जन्म से लेकर अपनी मौत तक सिर्फ और सिर्फ ताहने उलाहने ही झेलने पड़ते हैं। इनका दुख दर्द दुनिया कहाँ जान पाती है। आज हमारे स्टूडियो में मोहन महंत जी आए हुए हैं किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए। पंजाब की पहली ट्रांसजेंडर हैं जो जजों के साथ बैठकर लोक अदालत में फैसले करवा रही हैं। वो ह्यूमन राइट्स में पीएचडी भी कर रही हैं। किस तरह से उनका सफ़र शुरू हुआ ज़िंदगी का, क्या क्या तकलीफ़ें उन्होंने झेली और किस तरह से वो समाज में अपने आप को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, आइए उनसे रूबरू होते हैं। स्वागत है आपका पंजाब केसरी के स्टूडियो में, बहुत बहुत मोहन महंत जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आपके परिवार में जब आपका जन्म हुआ तो क्या था रिएक्शन? परिवार में की बात रिएक्शन की है कि जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं तो उस टाइम छोटा बच्चा ही थी तो मुझे क्या पता उस टाइम का। लेकिन जब मैं 13 साल की हुई थी तो उस टाइम पे काफ़ी मतलब शरीर में चेंजिंग वगैरह आने लगी थी। 13-14 साल की उम्र में अमूमन चेंजिंग आ जाती है शरीर के अंदर, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा महसूस कुछ होने लगा था। लेकिन घर वालों ने मुझे एक लड़का बना के ही पाला था। कभी उन्होंने शो ऑफ नहीं किया था कि मैं एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हूँ। बट जब मैं 6 क्लास पास करके और 7वीं पास की तो उसके 7वीं में एडमिशन लिया था तो उस समय ही उस टाइम पे ना ये नालसा जजमेंट नहीं आया हुआ था जो 2014 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिकमेंड करता है कि मेल फीमेल के अलावा एक ये भी कम्युनिटी है, तो जेंडर है, ये भी तीसरा जेंडर है। तो उस टाइम पे ये नहीं था, तो उस टाइम पे हमारे जो मतलब अड़ोसी पड़ोसी या मोहल्ले के लोग बोल दो या कोई अपने पारिवारिक लोगों में से बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो किसी ने उनको बताया जाके तो उन्होंने आ करके काफ़ी मतलब वो उल्टा सीधा जैसी भाषा होती है हम लोगों की वो उन भाषा में बात की, तो मेरे मम्मी पापा और वो थोड़ा सा घबरा गए थे कि ये से। फिर जैसे तैसे करके मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई और मैं इनके साथ मुझे भेज दिया गया। लेकिन वो टाइम बड़ा पेनफुल टाइम था कि उस टाइम एक 13 साल के बच्चे को अगर हम माँ परिवार बाप से से अलग अलग करना। करते हैं जी। तो क्या स्थिति हो सकती है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती, लेकिन वो मैंने झेला है। वो मैंने झेला है और मेरे माँ बाप ने भी झेला है वो। आपकी आपके समुदाय के हर वो शख्स को झेलना पड़ता है, हर किन्नर को वो हाँ, झेलना पड़ता वो है, 2014 से पहले हर किसी को ही झेलना झेलना पड़ता पड़ा। था, लेकिन अब नहीं झेलना पड़ता। वो अब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ये नालसा जजमेंट दिया था। उसके अंदर उन्होंने ये स्पष्ट लिख के दिया है कि आप अगर बच्चे को किसी के घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है तो आप उस बच्चे की अगर पढ़ाई लिखाई एजुकेशन करके उसको नौकरी लगाना चाहते हो या अपने पैरों पे स्टैंड करना चाहते हो तो अब कर सकते हो। अब हाँ, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं अब जाति नहीं कर पाएंगे वो। ओके। उससे पहले जो डेरे के लोग थे वो ज़बरदस्ती छीन के लेके हाँ, जाते वो थे। थोड़ा वो ज़बरदस्ती वो कहते थे ये तो हमारा है, ये तो हमारा हिस्सा है, ये आप मतलब। आपको जब पहली बार डेरे पर लेके गए, आप राजस्थान से हैं, हाँ, मैं झुंझुनू हाँ, ज़िले से झुंझुनू हैं जिले। और आपको पंजाब में लुधियाना के डेरे में लाया गया। नहीं, पहले मुझे राजस्थान के ही किन्नरों के डेरे में लाया गया था। ओके। लेकिन हमारे किन्नरों की क्या होती है कि आपस में रिश्तेदारियाँ होती है, कोई चाची, मौसी, बहन ऐसे करके रिश्तेदारियाँ बनी होती हैं, तो इनकी रिश्तेदारी थी वहाँ पे, तो वहाँ से मुझे इधर भेज दिया गया ताकि मैं अपने पेरेंट्स के टच में ना रहूँ और घर वालों से काफ़ी दूर चली जाऊँ। हालाँकि पंजाब का मुझे तो कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे, जब तब मेरी एज 13 साल की थी।
आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे परिवार में मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, 3 ब्रदर्स हैं, 1 सिस्टर्स हैं, सारे हैं। सारे हैं। और अभी आपका उनके साथ संपर्क? हाँ, हाँ, बिल्कुल संपर्क है। पहले बीच में 15-16 साल तक संपर्क नहीं था, तब मैं भी बच्ची थी, मुझे भी पता नहीं था। और कुछ हमारे ना जो गुरु लोग होते हैं डेरे के, उनकी हुकूमत चलती है डेरे में, वो जैसा करते हैं वैसे ही करना पड़ता है, तो गुरु का हुक्म ही हमारा सब कुछ होता है। तो अगर गुरु चाहे तो हम कोई जा सकता है, अगर गुरु चाहे तो नहीं जा सकता कोई। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप डेरे में आए, आपके लिए आप एक नॉर्मल परिवार में कुछ टाइम बिता कर आए थे, तो वहाँ का कल्चर देख के आप डरे थे या कैसे अडॉप्ट किया हाँ, उसको? नहीं, वो टाइम बहुत ही बता रही हूँ ना कि बहुत ही पेनफुल टाइम था, एक अनजानी जगह पे, एक अनजाने लोगों में, और वो भी वैसे लोगों में कि जिन लोगों से राह चलते बच्चों को डर लगता है, और मुझे वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया गया था, तो मतलब काफ़ी पेनफुल टाइम था, लेकिन फिर धीरे-धीरे आपको चलता एक्सेप्ट करने में कितना समय लगा अ, इस चीज़ को कि मुझे अब यही ज़िंदगी जीनी है? एक्सेप्ट तो मैंने आज तक नहीं किया मैडम कि मुझे ये ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि अगर मैं एक्सेप्ट करती तो आज मैं यहाँ आपके सामने ना बैठी होती। ज़रूर, ज़रूर। ठीक है ना? एक्सेप्ट तो मैंने आज तक नहीं किया कि मुझे ये ज़िंदगी जीनी है। तो जैसे आपने शिक्षा आपने पीएचडी कर रही हैं हाँ, मानवाधिकार में, तो किस तरह से आपका रुझान जो है शिक्षा की तरफ गया? अब वो मेरा जो बैकग्राउंड है फैमिली का, वो काफ़ी पढ़ा-लिखा बैकग्राउंड है और काफ़ी एजुकेटेड फैमिली है मेरी पीछे से। और मैं 6 क्लास तक पढ़ी हुई थी, फिर मेरी कम से कम 10 साल का गैप हो गया था बीच में, मेरी पढ़ाई-लिखाई रोक दी गई थी, नाचना-गाना शुरू हो गया था, घर का काम-धंधा शुरू हो गया था। फिर तब मैं 22-23 साल की हो गई थी शायद, उस टाइम पे जब मैंने 10वीं का प्राइवेट फ़ार्म भरा। मेरी स्टडी मतलब पंजाबी मीडियम नहीं है, हिंदी मीडियम है, क्योंकि मेरा कल्चर पर स्टडी का जो पैटर्न था, वो राजस्थान का था। जी। तो फिर मैं गई एक बार बहाने-बुने करके, तो जाके वहाँ पे मैंने 10वीं का प्राइवेट फ़ार्म भरा, और पढ़ती रही, पढ़ते-पढ़ते वो मतलब कि काफ़ी रुचि मेरी ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ करना है। जी। जैसे कि मेरे बहन-भाई कर रहे हैं, वैसे वैसे मुझे भी कुछ करना है। जैसे मेरा परिवार का बैकग्राउंड है, वैसा मुझे भी कुछ बनना है। हालाँकि मेरी इच्छा थी पहले कि मैं स्टडी करती, छोटी थी तब मैं हमेशा बोलती थी कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूँगी, लेकिन वो तो चलो परमात्मा को नहीं मंज़ूर था, चलो वो बीच में ही रहेगी बात। लेकिन आज भी आप जिस मुकाम तक पहुँची हैं वहाँ हाँ, पे सिवाय एक किन्नर है मुंबई में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनके अलावा ये मुकाम हासिल हासिल करने वाली आप दूसरी आई थिंक ट्रांसजेंडर नहीं, हैं। अभी तो काफ़ी बहुत सारे टाइम। लोग अभी आपके समुदाय से इस आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो तो मैं छठी क्लास से पास थी उस टाइम पे, फिर मैंने 10वीं का फार्म भरा, 10 साल के गैप के बाद फिर मैं 10वीं पास हो गई, फिर मेरा कुछ हौसला बढ़ा, फिर मैंने +2 का फार्म भरा, 2 साल का फिर गैप हो गया बीच में, तो +2 पास हो गई, उसके बाद में फिर मैंने 5 साल का गैप हो गया बीच में, फिर मैंने बीए किया, और बीए के बाद में फिर आपको टोकना चाहूँगी, जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे वैसे तो स्कूलिंग नहीं थी, लेकिन जब आप ये +2 का एग्ज़ाम देने के लिए गए, तब आपको कोई दिक्कत फेस करनी पड़ी एज़ ए ट्रांसजेंडर? हाँ, मतलब लोगों का देखने का नज़रिया अजीब होता था, बाकी कोई बोलता तो था नहीं, क्योंकि मैं तो प्राइवेट स्टूडेंट थी, मैं कोई जी। रेगुलर तो थी नहीं, रोज़ मुझे मिलना नहीं था, मुझे तो 3 घंटे के लिए जाना होता था वहाँ। एग्ज़ामिनेशन हॉल में कोई हाँ, हाँ, प्रॉब्लम? नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई। टीचरों से या एग्ज़ामिनर से ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन लोगों का देखने का, जो मेरे साथ के स्टूडेंट थे, जो बच्चे थे, उनका देखने का नज़रिया थोड़ा अजीब था, वो लेकिन हर्टिंग होता हाँ, होगा हाँ, ज़रूर कि वो थोड़ा मुझे पेनफुल होता हाँ, है वो। पेनफुल था, जी, मुझे पिंच करता था, लेकिन मैं कभी देखती नहीं थी किसी की तरफ, मैं गई, अपना पेपर दिया और मैं वापस आ जाती थी बस। जी, जी। हाँ। जिस तरह से बाकी किन्नर समुदाय के लोग कई बार सड़कों पे भी देखे जाते हैं, कई बार बधाई लेना विवाह, हाँ, शादी मैंने में भी बेटों बधाइयाँ में ली है, जी, मैं बहुत साल तक आपने वो बधाइयाँ किया है लेती सब? रही हूँ। जी, तो उसके बाद जब आपने ये पढ़ाई शुरू करी, तो आपके डेरे के जो सुप्रीम होते हैं, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने देखो, हमारे डेरों में पढ़ाई का कोई वो चलन नहीं है, ना ही कोई पढ़ने देता है और ना ही कोई पढ़ाता है। क्यों? कोई कहीं से आया होता है, कोई कहीं से आया होता है, इवन कि हमारे तो कोई आईडी प्रूफ भी नहीं बनाता।
कोई आधार कार्ड, बैंक अकाउंट या कोई वोटर कार्ड, कोई ऐसे हमारे तो आधार कार्ड भी नहीं बनाते कोई, क्यों किसी को किसी का दर्द नहीं होता, सीधी सी बात है ये। अगर किसी का खून का रिश्ता होता है तो ही दर्द होता है, बिना खून के रिश्ते के कोई किसी को कुछ नहीं समझता। और एक ना एक ये हमारे इंडिया में एक प्रथा बनी हुई है कि जिसके हाथ में कमान है ना, वो हेड है, तो वो जैसे चाहेगा वैसे ही करेगा। तो ये हमारे इंडिया में एक ऐसी मतलब बहुत बड़ी ये बुराई है कि ये नहीं सोचते लोग कि अगर ये बच्चा हमारे पास आया है तो हमें इसका भविष्य सुधारें, न कि हम जो कर रहे हैं उसी में इसको लगा। वो इसमें इसमें प्रशासन और सरकार का भी दोष है कि वो आप इस कम्युनिटी पे इतना ध्यान नहीं दे रही है कि वोटर कार्ड्स बनने चाहिए या आपके बैंक अकाउंट्स खुलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि आपको समाज में रहते हुए, नॉर्मल समाज में रहते हुए, अभी आप नया मुकाम हासिल कर रही हैं, शिक्षा भी ले रही हैं और लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, आप अपनी एनजीओ के थ्रू अपने समाज के लिए काम भी कर रही हैं, उसके बावजूद आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है? देखो, मैंने जब बीए किया था ना, उसके बाद में मेरा कुछ हौसला बढ़ गया था कि मैं स्टडी करूँगी और मैं कुछ ऐसा करूँगी कि जो चीज़ें मैंने फेस की है इस कम्युनिटी में, वो चीज़ें आने वाली कोई पीढ़ी फेस ना करे। तो मैंने फिर एमए किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद में मैंने एक संस्था जो मनसा फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी है, वो रजिस्ट्रेशन करवाई। तो मैंने इधर-उधर किसी से पूछा, लोगों से गाइडेंस ली थोड़ी-सी कि मैं ये काम करना चाहती हूँ और मुझे कैसे करना चाहिए। तो वो लोग बोले कि इस संस्था को चलाने के लिए आपको एमएसडब्ल्यू की डिग्री चाहिए होती है। फिर मैंने 2 साल की एमएसडब्ल्यू की डिग्री की, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर। तो उसके बाद में फिर मैंने 2012 में मनसा फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई और आज 2023 चल रहा है। 2012 से मैं इस कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ। अब मैं इन लोगों के सोशल एंटाइटलमेंट में जो आता है, आधार कार्ड बनाना, बैंक अकाउंट खुलाना, पैन कार्ड बनाना, सरकारी स्कीम से जोड़ना, हेल्थ रिलेटेड इशू, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इन सभी मुद्दों पे मैं काम करती हूँ। आपको बतौर लोक अदालत की सदस्य कैसे मौका मिला? वो मैंने ना एक प्रोग्राम किया था डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ, बॉम्बे में एक अपने इंडिया का पहला सीबीओ है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जो मनसा है ये भी सीबीओ ही है पंजाब का, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही है ये। इसमें हम लोग सारे एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सभी लोग हैं जो इसके बोर्ड मेंबर भी, इसका स्टाफ भी, इसमें जितने लोग भी हैं सब मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं। तो वो हम सुपर ट्रस्ट है जो अशोक राव कवि जी ने उसको स्थापित किया था। तो वहाँ से वो लोग, हम लोग उनके टच में थे, हम काम कर रहे थे भी, उनसे सीख भी रहे थे और आगे काम करने की इच्छा भी रख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा सेमिनार करो, उसमें कुछ सपोर्ट आप अपने पल्ले से करो, कुछ हम करेंगे। तो कुछ उन्होंने पैसा दिया, कुछ हमने किया, कुछ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से अप्रोच की मैंने। तो उस टाइम पे हमारे सीजीएम थी डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी और सेशन जज साहब थे गुरवीर सिंह जी। तो तब वो प्रोग्राम हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और उस प्रोग्राम में लॉयर थे जितने भी सारे आए थे, डीसी सर भी गेस्ट चीफ गेस्ट थे उसमें, और सेशन जज भी चीफ गेस्ट थे, पुलिस सुप्रिटेंडेंट सुखचैन सिंह जी वो भी आए थे। तो तब मेरा वहाँ पे एक स्पीच हुआ था जो मैं इस कम्युनिटी के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहती थी। तो उस टाइम पे जब मैंने वो स्पीच दिया तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आए। उन लोगों ने मुझे पूछा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? आप पढ़े लिखे कितने हो? आपको आगे कितनी दिक्कतें आएगी? ये कम्युनिटी तो आगे आती नहीं है। एक मैं ही थी पंजाब में जो ये सब निकल के बाहर आई इस मुद्दे पे काम करने के लिए। बाकी मेरे से पहले पंजाब में इस मुद्दे पे काम करने वाला कोई नहीं आया था। तब उन्होंने मेरी स्पीच देखी, फिर मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई उन लोगों को, फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस की।
तब खुद ही उन लोगों ने, सेशन जज साहब ने, और सीजीएम थी हमारी डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी, तो उन्होंने खुद ही मुझे अप्रोच किया था कि अगर हम आपको मौका दें कि आप हमारे साथ काम करो तो क्या आप काम क्या करोगे? बात है। हाँ, ये हाँ, तो हमारे समाज के लिए एक बहुत हाँ, गर्व की बात है हाँ, कि आपको ये मौका मिला और ये सोचा हमारे देश के न्यायाधीशों ने इस हाँ, बारे में। हाँ जी। जी। और मैं उनका आज भी शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं आज भी उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो मेरे ज़िंदगी में फरिश्ता बन के आए थे, जो उन्होंने मुझे इस कीचड़ से निकाल के और एक अच्छी पोस्ट पे बिठाया। और आज मैं नेशनल लोक अदालत में फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ पंजाब की, जो नेशनल लोक अदालत में जज पैनल की मेंबर हूँ। और अभी मुझे एक नई चीज़ और मिली है थोड़े दिन पहले, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से मैं पंजाब की स्वीप आइकॉन चुनी गई हूँ। क्या बात है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। और अ, आपने कहा कि आधार कार्ड बनाना, बैंक वो अकाउंट खुलवाना, इसमें दिक्कतें आती हैं, तो आपने ये आप अपनी कम्युनिटी को इसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, अभी तो मैं करवा रही हूँ मैडम, क्योंकि देखो कोई भी हम अपना आधार कार्ड या कोई सरकारी डॉक्यूमेंट बनाते अभी हैं तो बनाने में दिक्कत आ रही है यहाँ कोई? पर उसमें नहीं, अब नहीं आ रही उसमें। एक ये थोड़ी लंबी स्टोरी है, मैं बताती हूँ आपको। जब भी हम कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो आगे बनाते वक्त ही वहाँ पे पूछा जाता है कि आपका कोई प्रूफ ला के दो ओके। कि आप ये हो या नहीं हो, मेल और फीमेल। फीमेल और फीमेल या जी। ट्रांसजेंडर क्या हो आप, क्या हो? ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे पहले चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब थे डॉक्टर राजू जी, तो उनसे मैंने मीटिंग की थी इस बारे में। तो वो बोले कि उन्होंने मुझे लिख के दिया था कि आप लुधियाना के अंदर, अब तो मैं स्टेट की बन गई हूँ, उस टाइम पे मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना की थी, डिस्ट्रिक्ट की लुधियाना। थी, हाँ। ठीक है। तो जाके और वहाँ उनको बोलो कि हमने ट्रांसजेंडर लोगों के वोटर कार्ड बनाने हैं और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और आपको ये बनाने पड़ेंगे, ये लेटर ले जाओ मेरा, ये करो आप ले जाके। तो मैं आके यहाँ पे हमारे डीसी ऑफिस में हैं अंजू बालाजी इलेक्शन तहसीलदार, उनसे मिली और मैंने कहा जी ये ऊपर से लेटर लेके आई हूँ मैं और मेरी कम्युनिटी के लोगों के आप ये सब बना के दो। फिर उन्होंने बनाया, फिर वो वोटर कार्ड जब बन के आ गया तो फिर वो वोटर कार्ड की सरकारी कॉपी लगा के आधार कार्ड बनाया, अभी फिर आगे। जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती है या नहीं? देखो आज तक कम से कम मेरा वोटर कार्ड बने को 9-10 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई भी पॉलिटिकल नेता या पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा मेरे पास वोट मांगने नहीं आया आज तक। हाँ, ठीक है, मैं वोट डालती हूँ, अनमने मन से डाल देती हूँ, अगर कोई मेरे लेकिन पास अप्रोच जैसे बाकी जनता के बाकी जनता साथ के पास अप्रोच जाता होती है, है, हाँ, तो हाँ, वैसे जो है, जो हाँ, हमारे और नेता लोग हैं हमारे वो अप्रोच नहीं करते, हाँ, जबकि वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा वोट बैंक अपना पीछे छोड़ रहे हैं। पीछे छोड़ रहे हैं, हाँ। जी, जी। हाँ, ये चीज़ मतलब उनके लिए मैं समझती हूँ कि अच्छी बात नहीं है। समझना चाहिए हाँ, राजनेताओं को भी कि राजनेताओं वो को। एक आप सबके समान ही इंसान है और आपको भी बराबर अप्रोच और भी होनी चाहिए। हार जीत तो एक वोट से भी हो जाती है, अगर जी अगर बिल्कुल। किसी का, मेरा जैसे का कोई एक वोट रह गया तो बंदा हार भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अभी तक मैं ये कह रही हूँ कि आज 9 साल हो गए मेरा वोटर कार्ड बने को, मेरे पास आज तक कोई बंदा नहीं आया कि मुझे वोट दो, इस पार्टी को वोट आज दो। हमारे इस इंटरव्यू के जरिए अगर राजनेता लोग कुछ सुन रहे होंगे तो वो मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में आपके पास अप्रोच जरूर और होगी। लुधियाना और नहीं, पूरे पंजाब में कम से कम 5,000 ट्रांसजेंडर है। ओके। हाँ, 5,000 वोट है, अगर 5,000 वोट अगर कोई आके मिले मुझसे तो मैं अप्रोच करा सकती हूँ उनको, लेकिन कोई आया ही नहीं मिलने तो मैं किसके पीछे भागूँ। अब हम आपके एक और नए पहलू की तरफ आते हैं कि आप लोगों की शादी भी करवाई जाती है आपके रिचुअल्स में। वो आई थिंक एक दिन का ब्याह होता है, एक दिन की शादी होती है, तो उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो। वो ऐसा होता है कि जब हमारे कोई बुजुर्ग की डेथ होती है, जी। उस टाइम पे एक दिन की सुहागन के लिए वो करते हैं। जी। वो अहिरावण नाम की एक प्रथा है हमारे, जी। जो उससे अहरावन। हाँ, अहरावन हाँ, दरेव है हाँ, जिनके साथ ब्याह रचाया हाँ, जाता है। उसके साथ ब्याह रचाया जाता है। लेकिन वो एक दिन भी नहीं होता पूरा, वो 5-10 घंटे की बात होती है, उसके बाद में वहीं पे हमारा वो ख़त्म हो जाता है। ओके। वहीं पे वो विधवा का करार दे दिया जाता है, फिर अच्छा। हम उसमें वो नहीं करते कोई। मैंने अपने रिसर्च के दौरान एक चीज़ और
पढ़ी और सुनी कि जब अंतिम समय आता है, अंतिम यात्रा जो होती है किन्नरों की, वो बड़ी पीड़ादायक होती है। तो आप कुछ उसके बारे में, उस परंपरा के बारे हाँ, में? लेकिन वो परंपरा बहुत सालों पुरानी थी मैडम। अच्छा। जो हमारे केंद्रों के 7 घराने हैं, जो सातों के सातों आजकल पाकिस्तान में हैं, यहाँ पे कोई नहीं है इंडिया में घराना। लेकिन फिर भी हम उन घरानों से ही बिलॉन्ग करते हैं जो पाकिस्तान में चले गए 1947 के बाद में, जब बंटवारा हुआ था। तो तब उस टाइम पे हमारे क्या करते थे कि प्रथा थी एक ऐसी कि गेट में से मुर्दा को नहीं निकालना, या तो खिड़की में से निकालते थे, या फिर छत तोड़ के, उस टाइम कच्ची छतें होती थी तो छत तोड़ के छत में से निकालते थे, और रात के समय संस्कार किया जाता था। लेकिन अब भी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो नॉर्मल अभी नॉर्मल ही जैसे हो गया। अब हाँ, थोड़ा सा दिन छिपने वाला होता है उस टाइम कर देते हैं, और अब तो गेट में से ही निकालते हैं, वो भी ऐसी कोई बात नहीं है ठीक अब। है, ठीक है। आप सरकार से, प्रशासन से अपने अधिकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी 12 स्टेट है जो इंडिया में, उनके अंदर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है। तो वो अच्छे से वहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मकान भी बन रहे हैं, उनकी नौकरी के लिए भी हो रहा है, एजुकेशन के लिए भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसजेंडर के लिए मतलब फ़ायदेमंद साबित हो रही है, और वो ट्रांसजेंडर बोर्ड उसमें कर रहा है। और पंजाब में मैं कई बार मेल लिख चुकी हूँ, वो मेल आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसकी कॉपी मुझे आ जाती है, लेकिन अभी तक किसी ने उसका कोई मुद्दा नहीं उठाया। और इवन कि अभी एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल भी बनना है, पंजाब स्टेट लेवल पे भी बनना है, और हर डिस्ट्रिक्ट में भी बनना है। उस पे भी मैं काम कर रही हूँ, वो मैं डीसी साहब को उसकी रिटन में कॉपी भी दे के आई हूँ। मैडम सुरभि मलिक जी हैं जो हमारे लुधियाना में, उनको मैं मिल के भी आई हूँ, और उन्होंने फॉरवर्ड भी कर दिया था हाथों हाथ, लेकिन अभी तक उसकी मेरे पास कोई मेल वगैरह नहीं आई है। तीसरा, मैं सोचती हूँ कि सरकार जब मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग वॉशरूम हर पब्लिक प्लेस पे बनाती है, जी। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पूरा का पूरा अधिकार मेल और फीमेल जैसा दे दिया है, कि जैसे मेल को अधिकार है, जो फीमेल को अधिकार है, वही सारे अधिकार ट्रांसजेंडर का, उसमें से 2-4 अधिकार है, जैसे अडॉप्शन का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, और नॉमिनी का हो गया। ये 3-4 चीज़ें अभी भी हमारी उसमें चल रहा है कोर्ट में। एक सेम सेक्स मैरिज का हो गया, ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हैं मुद्दे। चलो ये नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो ज़रूरत, जो बेसिक ज़रूरत है हमारी, पब्लिक प्लेस पे हाँ आपके हाँ, लिए वॉशरूम्स का होना। वॉशरूम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेंट्स के वॉशरूम में हम खुद कंफर्टेबल नहीं होते। अब मैं सूट पहन के जेंट्स के वॉशरूम में नहीं जा सकते, और लेडीज़ के वॉशरूम में जाते हैं तो लेडीज़ कंफर्टेबल नहीं होती हमें देख के, तो उसमें हमें थोड़ा-सा ना वो एक डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा-सा फ़ील होता है। तो उसके लिए भी मैं फ़ाइल दे चुकी हूँ मैडम सुरभि मैडम को, डीसी साहब को। तो वो भी मार्क हो गई थी फाइल, लेकिन अभी तक उसका भी मेरे पास कोई मेल वगैरह नहीं आया है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो फैसिलिटी, अब जैसे एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हो गया, एक प्रोटेक्शन सेल हो गया, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल हो गया, और जो बेसिक चीज़ें जैसे बाथरूम का हो गया पब्लिक प्लेस पे या हॉस्पिटल में, तो जहाँ पे ये कम्युनिटी आती जाती है, देखो चढ़ना तो बस में ही है, चढ़ना रेलवे में भी है, जाना हॉस्पिटल में भी है, तो ये तो बहुत कंपलसरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। और जो ट्रांसजेंडर जो प्रोटेक्शन सेल है, तो अगर वो सेल बन जाए, उसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी लोग रहेंगे और 2 ट्रांसजेंडर पीपल्स रहेंगे उसके अंदर, तो वो अगर बन जाता है तो ट्रांसजेंडर की काफ़ी सारी जो मुश्किलें समस्याएँ, हैं, हाँ, समस्याएँ हैं, वो हल हो सकती हैं। और एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड अगर बन जाता है, अगर कोई अधिकारी सुनेंगे इस चीज़ को, तो मैं बताना चाहूँगी उनको कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड अगर पंजाब में बन जाता है, जैसे अभी 6-7 राज्यों में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, जैसे बिहार में हो गया, यूपी में है,
तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, आसाम में है, कई जगह पे बोर्ड बने हुए हैं। तो ऐसा बोर्ड बनना चाहिए और इसके लिए पैसा भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भी नहीं दे रही। मैंने ये इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट को लेना हाँ, पड़ेगा। इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट पता नहीं क्यों आंखें मूंद के बैठी है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। आप खुद ही देख लो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पंजाब में कितनी हरैस हो रही है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ना तो कोई नौकरी के अंदर आरक्षण है, ना कहीं कोई रिजर्वेशन है। अगर सरकार देखो लुधियाना इतना बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है, अगर एक एक फैक्ट्री में दो दो ट्रांसजेंडर को अगर ये कंपलसरी कर दिया जाए सरकार की तरफ से, तो किसी को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कोई चौराहे पे, कोई बस में, कोई सड़क पे नहीं मांगेगा। 10-10 रुपए मांगने आसान नहीं है मैडम, बहुत मुश्किल काम होता है ये। लेकिन अपने ज़मीर को मार के मार मांगना के पड़ता है, आप, लेकिन पेट के लिए मांगना पड़ता है। तो ये आप सरकार से थी आपकी मांग की आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका सल्यूशन निकाला जाए और एक पंजाब में वेलफेयर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड 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 बनाया जाए। स्थापित किया जाए। हाँ, और एक आम ट्रांसजेंडर जनता से जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पब्लिक से आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान की रिस्पेक्ट करो और अपनी रिस्पेक्ट करवाओ। क्यों तो किसी को बुरा बोलना, क्यों किसी के बारे में ये हिंजड़ा है, ये छक्का है, ये है, ये फलान है, ये घोड़ा है, ये कड़ी चावल है, पता नहीं परोंठा परोंठा क्या बोलते हैं लोग, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन अब तो आदत सी हो गई, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, लड़ तो किसी से सकते ही नहीं। ठीक है ना। और अब मतलब एक ऐसा स्टेज भी ऐसा आ गया है कि अब लड़ाई करेंगे तो लोग हमें ही बुरा बताएंगे। ठीक है ना। और बहुत सिर फिरे लोग होते हैं जो मतलब बहुत ही उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो ये तो चलो एक पार्ट बहुत ऑफ ही लाइफ आपने एक्सेप्ट कर लिया है, कर लेकिन हाँ। लेकिन मैं असल में ऐसा होना नहीं चाहिए। समाज को मैं यही कहती हूँ कि सबकी जो भी भगवान ने जिसमें भी जान डाली है, कोई प्राणी बनाया है तो उसकी रिस्पेक्ट करो और उससे रिस्पेक्ट लो। ठीक है ना। यही सब मैं समाज से अपेक्षा करती हूँ और मैं मेरी कम्युनिटी को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि भी मेरी कम्युनिटी भी किसी को फालतू ना बोल करके लोगों की इज्जत करें और उनसे अपनी इज्जत करवाएं और अपना एक स्टेटस बना के रखें ये समाज बात के आपने अंदर। बहुत अच्छी कही कि आप सिर्फ समाज को ही नहीं, अपनी कम्युनिटी को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि कई बार बड़े उदंड हो जाते हैं हाँ, किन्नर ऐसा नहीं जब होना बधाई चाहिए। लेने जाते हैं, या कई बार रास्ते चौराहों में भी उनकी उदंडता देखने को मिलती है। तो वो उस पे अपना कंट्रोल रखें हाँ, अपना और कंट्रोल अपनी रखें। इज्जत करवाना सीखें। एक अपनी इज्जत जी, करवाना सीखें वो। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, अपने संघर्ष के बारे में बातचीत की। तो मैं अपनी एक पुस्तक मेरी बीच का अभी आई है पोइट्री बुक, उसमें मैंने किन्नरों के सम्मान में कुछ कविताएं लिखी हैं। उनमें से एक कविता मैं यहाँ पे अपने कार्यक्रम को विराम देने से पहले वो सुनाना चाहूँगी। सरल नहीं होता किन्नर होना, सरल नहीं होता किन्नर होना, स्त्री और पुरुष के साथ तीसरा चरित्र ढोना। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न किन पुरुष ना मर्द होते हैं ना ही नारी, सीने पर रखकर पत्थर भारी, ना चाहकर भी सजते हैं सुहागनों जैसे। आराध्य देव अरावन से रचाते हैं एक दिन का ब्याह, अपने दुर्भाग्य को कोसते करते हैं सौभाग्य सुहाग की मनोकामना। पुरुषों की तरह रखते तो हैं दम्भ, पुरुषों की तरह रखते तो हैं दम्भ, लेकिन खिल्ली उपहास उड़ते ही समझ जाते हैं असली अस्तित्व अपना। तानों उल्हानों के तीरों से छलनी रूह वाले, तानों उल्हानों के तीरों से छलनी रूह वाले पल पल झेलते हैं भिन्नता भेद का दंश, और हंसी के मुखौटों में जीते हैं कतरा कतरा। बड़ी असरदार होती हैं इनकी दुआएं बद्दुआएं, बड़ी असरदार होती हैं इनकी दुआएं बद्दुआएं, छलनी आत्मा से जो निकलते हैं इनके स्वर और ध्वनि। खुशियों की बेला पर मंगल गीत गाने वाले वो, खुशियों की बेला पर मंगल गीत गाने वाले वो, गुमनाम रुखसती के साथ छोड़ जाते हैं ये जहां। फिर ना कोई किन्नर ले कभी दुनिया में जन्म, फिर ना
कोई किन्नर ले कभी दुनिया में जन्म, इसलिए मृत देह पर बरसाए जाते हैं जूते चप्पल। दोगले और ढोंगी सभ्य समाज में अंत्येष्टि से वंचित रखे जाते हैं वृन्नीला के ये अंश, और गुप चुप कर दी जाते हैं इनके शव दफन। सच में बड़ा हृदय विदारक होता है इन सभ्य इंसानों के बीच किन्नर होना। मर्म, वेदना, पीड़ा और आहों को लेकर स्त्री पुरुष के साथ तीसरा चरित्र ढोना। बहुत बहुत अच्छा बहुत है। शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छी कविता लिखी आपने किन्नरों पे, और जो किन्नरों की असली लाइफ है ना, वो सारी अगर दिमाग से सोचते हैं ना, तो वो सारी की सारी इसके अंदर उतर के आ गई है। जी, मैंने ये काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने अपनी कविता इसीलिए मैंने डेडिकेट की, और आपको आमंत्रण देने का यही मकसद था कि हम समाज को किन्नर समुदाय के एक दर्दनाक पहलू से अवगत कराएं, उनकी समस्याओं से अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी की तरफ से, धन्यवाद।